नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस मास्टरपीस को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक प्ले नहीं, बल्कि मॉडर्न इंडियन लिटरेचर का एक टर्निंग पॉइंट भी है। हम बात कर रहे हैं धर्मवीर भारती के लेजेंडरी वर्ड्स प्ले अंधा युग की, द एज ऑफ ब्लाइंडनेस की। आपने महाभारत की कहानी तो सुनी होगी, पर अंधा युग उस कहानी को वहां से शुरू करता है, जहां सब कुछ खत्म हो चुका है। ये प्ले शुरू होता है महाभारत वॉर के 18th डे की शाम को। लेकिन दोस्तों, ये प्ले सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, ये एक एलिगेरी है, एक मेटाफर है हमारे अपने टाइम्स का। जब धर्मवीर भारती ने इसे 1953 में लिखा, तो इंडिया अभी भी पार्टीशन के 1947 के ट्रॉमा से गुजर रहा था। सोचिए उस वक्त का माहौल कैसा था। मास वायलेंस था, डिस्प्लेसमेंट था और मॉरल वैल्यूज का टोटल कोलैप्स हमको देखने को मिला। भारती जी ने महाभारत के मिथ को यूज किया ताकि वो पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस और एग्रेसिव सेल्फहुड को एक्सप्लोर कर सके, जो पार्टीशन के वक्त देखा गया था। इस प्ले का सेंट्रल क्वेश्चन ये है, जब सोसाइटी में धर्म यानी कि मॉरल ऑर्डर टूट जाता है और इंसान सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस और बदले यानी रिवेंज में अंधा हो जाता है, तो क्या हमारा फ्यूचर बच सकता है? इस प्ले की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे थिएटर ऑफ रूट्स मूवमेंट का कॉर्नर स्टोन माना जाता है। इब्राहिम अलकाजी जैसे लेजेंड्स ने इसे दिल्ली के पुराने किले के रुइंस में स्टेज किया था। आज के इस डीप डाइव में हम प्ले के हर एक एक्ट, हर एक कैरेक्टर और हर एक सिंबल को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ये प्ले एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट टेक्स्ट है, जो जेन पॉल सार्टर और एल्बर्ट कैम्यू की फिलॉसफी से रेजोनेट भी करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले की शुरुआत होती है प्रोलॉग से, यानी कि प्रस्तावना से। यहाँ नरेटर हमें विष्णु पुराण के एक वर्स से इंट्रोड्यूस कराता है। ये वर्स फ्यूचर को डिस्क्राइब करता है, एक ऐसा वक्त जब ट्रुथ विल डिसअपियर और लोग सिर्फ प्रॉपर्टी और मनी के पीछे भागेंगे। और ये लाइन होती है, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा। दोस्तों, नोट कीजिए इस लाइन को। मर्यादा का मतलब यहाँ पर है एथिकल कोड। प्ले हमें बताता है कि ये मर्यादा दोनों पक्षों ने तोड़ी है, पांडवों ने भी और कौरवों ने भी। पांडव ने कुछ कम और कौरवों ने कुछ ज्यादा। ये लाइन बहुत ही क्रूशियल है। ये स्टैब्लिश करते हैं कि अंधा युग में कोई भी प्योर या हीरो नहीं था, सब गिल्टी थे। अब हम चलते हैं एक्ट वन, कौरव नगरी में। यहाँ हम मिलते हैं दो कैरेक्टर से जो मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं। दो गार्ड्स, दो प्रहरी। ये महाभारत के हीरोज नहीं है, ये कॉमन सोल्जर्स हैं। ये वो आम आदमी है जिनकी हिस्ट्री बुक्स में कोई जगह नहीं होती, पर वॉर का सबसे ज्यादा इफेक्ट उन्हीं पर पड़ता है। सुनिए अब इनकी बातें। इनका डायलॉग सुनकर आपको सैमुअल बेकेट के प्ले वेटिंग फॉर गॉडो की याद आएगी। ये गार्ड्स कहते हैं, वी वर नेवर टॉर्मेंटेड बाय डिसबिलीफ बिकॉज वी वर नेवर हैड एनी फेथ। कितनी पावरफुल लाइन है ये। ये दिखाता है कि कॉमन मैन इतना ज्यादा टूट चुका है कि उसे गॉड, धर्म या किंग पर कोई भरोसा नहीं बचा है। वो बस एक मशीन की तरह राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट मार्च करते रहते हैं। ये सर्कुलर मूवमेंट एक सिंबल है फिटाइल एग्जिस्टेंस का। पार्टीशन के बाद भी लाखों रेफ्यूजीज ऐसे ही एमलेसली घूम रहे थे, जिनका कोई फ्यूचर नहीं बचा था। इस एक्ट में हम विदुर, जो कि विजडम का सिंबल है, और धृतराष्ट्र, जो कि ब्लाइंड किंग है, उसको भी देखते हैं। विदुर याद दिलाते हैं कि उन्होंने वार्न किया था, डू नॉट वायलेट द कोड ऑफ ऑनर, इट विल कॉइल अराउंड द कौरव क्लैन लाइक अ वाउंडेड पाइथन। लेकिन धृतराष्ट्र अपनी सफाई देते हैं। वो कहते हैं कि वो जन्म से अंधे थे, इसलिए वो दुनिया को देख नहीं पाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ ब्लाइंडनेस सिर्फ फिजिकल नहीं है, धृतराष्ट्र की ब्लाइंडनेस मॉरल भी है। उन्होंने जानबूझकर सच को इग्नोर किया अपने बेटे दुर्योधन के प्यार में। भारती जी यहाँ पॉलिटिक्स पर कमेंट कर रहे हैं, चाहे वो 1947 के लीडर्स हो या आज के। जब लीडर्स मॉरल ब्लाइंडनेस का शिकार होते हैं, तो पूरा देश अंधा युग बन जाता है। अब हम एंटर करते हैं एक्ट टू में, जिसका टाइटल है राइज ऑफ द बीस्ट। ये एक्ट फोकस करता है अश्वत्थामा पर। अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था, अब टूट चुका था। उसके पिता को पांडवों ने धोखे से मारा था। अश्वत्थामा अब इंसान नहीं रहना चाहता था। वो कहता था, आई एम अ बीस्ट, अ बारबेरियन बीस्ट। उसे लगता है जब धर्म का पालन करके उसके पिता मारे गए, तो धर्म का कोई मतलब ही नहीं बचा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझना बहुत जरूरी है। आलोक भल्ला, जिन्होंने इस प्ले को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, कहते हैं कि अश्वत्थामा ड्रामेटिक कोरिलेटिव ऑफ द एग्जॉस्टन ऑफ एथिकल है। इसका मतलब, जब सोसाइटी में एथिक्स पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, तो अश्वत्थामा जैसा मॉन्स्टर पैदा होता है। अश्वत्थामा का एक फेमस मोनोलॉग है, जहां वो कहता है
कि उसके अंदर 2 चीज़ लड़ रही हैं। एक उसकी आत्मा जो कि उसकी सोल है और एक बीस्ट है। और जीत किसकी होती है? बीस्ट की। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। वॉर इंसान को जानवर बना देता है। यहाँ संजय भी आता है। संजय जिसके पास डिवाइन साइट थी, लेकिन अब जैसे-जैसे कौरव हार रहे हैं, संजय की डिवाइन साइट धुंधली होती जा रही है। ये भी एक सिंबल है। इन एन एज ऑफ डार्कनेस ट्रुथ बिकम इनविजिबल। संजय बताता है कि कैसे उसने दुर्योधन को हारते हुए देखा, कैसे वो अकेला और निहत्था खड़ा था। इस एक्ट का कोर मैसेज ये है कि जब हम मर्यादा यानी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, तो हम अपनी ह्यूमैनिटी खो देते हैं। अश्वत्थामा का डिसीजन कि वो पांडवों को रात में सोते हुए मारेगा, नाइट रेड करेगा, ये प्रूफ है कि अब वॉर नहीं, हत्या होगी। एक्ट 3 का टाइटल है द हाफ ट्रूथ ऑफ अश्वत्थामा। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा था, अश्वत्थामा मारा गया। ये वो आधा सच था जिसने द्रोणाचार्य की जान ली। धर्मवीर भारती इस प्ले में दिखाते हैं कि वो एक झूठ पूरे युग के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। उस एक झूठ ने अश्वत्थामा को बीस्ट बनने का जस्टिफिकेशन दे दिया। इसी एक्ट में अश्वत्थामा ओल्ड मेडिकेंट एक बूढ़े याचक से मिलता है। ये मेडिकेंट एक प्रॉफिट फिगर था जिसने पहले कहा था कि कौरव जीतेंगे, और अब वो कहता है कि विक्ट्री इज नॉट इनएविटेबल, मैन कैन चेंज हिज फेट। अश्वत्थामा उसे इसलिए मारता है क्योंकि वो अब किसी भी भविष्य यानी फ्यूचर में बिलीव नहीं करता था, किसी भी प्रोफेसी में बिलीव नहीं करता था। उसके लिए सिर्फ प्रेजेंट का डार्कनेस ही रियल था। इसके बाद हमारे नैरेटिव में आता है एक इंटरल्यूड। दोस्तों, ये इंटरल्यूड प्ले का सबसे पोएटिक और एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है। इसमें 3 की सिंबल्स हैं। सबसे पहले फेदर्स। ये कृष्ण के मोर पंख पीकॉक फेदर्स हैं। ये ब्यूटी और ग्रेस का सिंबल है, जो अब कीचड़ और खून में सने हुए हैं। दूसरा सिंबल है इसमें व्हील्स का। ये काल चक्र यानी व्हील ऑफ टाइम को दिखाता है। तीसरा इसमें सिंबल है बैंडेजेस का। ये घायल ह्यूमैनिटी के वाउंड्स है। आई एम लाइक अ फर्म व्हील बट नाउ आई फील एज इफ आई हैड स्पन ऑन द रॉन्ग एक्सल। ये अश्वत्थामा का एक डायलॉग है। अश्वत्थामा अपने आप को एक ऐसे पहिए से कंपेयर करता है जो गलत एक्सल पर घूम रहा है। ये मैकेनाइजेशन ऑफ वॉर का सिंबल है। इंसान एक मशीन का पार्ट बन गया है जिसका कंट्रोल उसके हाथ में ही नहीं है। संजय भी कहता है कि जब वो जंगल में भाग रहा था, तो उसे लगा कि बर्निंग व्हील्स यानी जलते हुए पहिए उसका पीछा कर रहे हैं। ये व्हील्स उस हिस्ट्री का सिंबल है जो हमें क्रश करती है अगर हम उससे नहीं सीखते तो। अब हम आते हैं प्ले के सबसे एक्सप्लोसिव मोमेंट पर, गांधारी के श्राप पर, गांधारी के कर्ज पर। वॉर खत्म हो चुका है, दुर्योधन मारा गया है। गांधारी जो 100 पुत्रों की माँ है, अब ग्रीफ और रेज के ज्वालामुखी में बदल चुकी है। जब श्री कृष्ण वहां आते हैं तो गांधारी उन्हें ब्लेम करती है। वो मानती है कि कृष्ण चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे। सुनिए गांधारी के वर्ड्स को ध्यान से। कृष्ण, my love for you is immense, but if you wanted this war could have stopped. गांधारी कहती है कि धर्म और ट्रुथ सब धकोसला है। ट्रुथ shall prevail, I am the truth. वो चिल्लाकर इस लाइन को कहती है। उसके लिए उसका दुख ही एकमात्र सच है। ये सब्जेक्टिव ट्रुथ वर्सेस ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की लड़ाई को दिखाता है। फिर वो मोमेंट आता है जब वो कृष्ण को कर्ज देती है। और कर्ज क्या है? जस्ट एज कौरवास डिस्ट्रॉयड ईच अदर, द यादव क्लैन यानी कि कृष्ण जी की फैमिली will also destroy each other in a fratricidal war, and Krishna himself will not die like a god but like a common beast hunted in the forest. लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको लॉर्ड कृष्ण का रिएक्शन भी देखना चाहिए। कृष्ण का रिएक्शन क्या है? वो गुस्सा नहीं होते, वो कर्ज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि उनको वो कर्ज स्वीकार है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि वायलेंस का साइकिल तभी रुकेगा जब वो खुद उस वायलेंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। आलोक बल्ला इसे सत्याग्रही का एक्ट मानते हैं। जैसे गांधी जी ने वायलेंस को एब्जॉर्ब किया था, वैसे ही कृष्ण ने गांधारी के हेट्रेड को एब्जॉर्ब किया ताकि ये दुनिया आगे बढ़ सके। इस सीन में मॉरल करेज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है। एक तरफ गांधारी की ब्लाइंड रेज है और दूसरी तरफ कृष्ण का डिटैच्ड ग्रेस। पांडव जीत तो गए, पर लेकिन ये असली जीत थी। एक्ट 5 का टाइटल है विक्ट्री एंड अ सीरीज ऑफ सुसाइड्स। युधिष्ठिर जो अब किंग है, वो खुद डिप्रेशन में है। वो कहते हैं द विक्ट्री इज अ डिफीट। इस एक्ट का सबसे ट्रेजिक कैरेक्टर है युयुत्सु। युयुत्सु वो अकेला कौरव भाई है जिसने धर्म का साथ दिया और पांडवों की तरफ से लड़ा। लेकिन वॉर के बाद क्या हुआ? कौरव सपोर्टर्स उसे गद्दार यानी ट्रेटर बोलते हैं। पांडव सपोर्टर्स उसे शक की नजर से देखते हैं। उसका हाल देखे, ना वो घर का रहा ना घाट का। आखिर में वो सुसाइड कर लेता है। Jujutsu represent the liberal intellectual or the moderate in the times of polarization. जब सोसाइटी अस वर्सेस देम में
बँट जाती है, तो जो इंसान बीच का रास्ता यानी ट्रुथ को चुनता है, वो अक्सर क्रश्ड हो जाता है। पार्टीशन के वक़्त भी बहुत से लोगों ने यही एलियनेशन फ़ेल किया था। और अश्वत्थामा उसने ब्रह्मास्त्र जो कि अक्सर न्यूक्लियर वेपन एलिगरी माना जाता है, वो चला दिया। उसने अभिमन्यु के अनबॉर्न चाइल्ड को मारने की कोशिश की। कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वो इम्मॉर्टल रहेगा, लेकिन उसके शरीर से हमेशा पस और खून बहता रहेगा। वो हजारों सालों तक भटकेगा अकेला दर्द में। दोस्तों, ये इम्मॉर्टैलिटी कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक पनिशमेंट है। ये सिंबल है उस इंसान का जो वॉर क्राइम्स करता है और फिर अपनी गिल्ट के साथ जिंदा रहने पर मजबूर हो जाता है। प्ले का अंत होता है एपिलॉग से। कृष्ण फॉरेस्ट में लेटे हुए हैं। गांधारी का श्राप पूरा होने वाला है। एक शिकारी जिसका नाम ज़ारा है, वो दूर से कृष्ण के पैर को देखता है। उसे लगता है कि ये किसी हिरन की आँख चमक रही है। वो अपना एरो चला देता है और कृष्ण की हील पर वो लगता है। ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। गॉड डाइज़ बाय एन ह्यूमन एरर। लेकिन मरने से पहले कृष्ण ज़ारा को माफ करते हैं और लॉर्ड कृष्ण की मृत्यु के साथ द्वापर युग खत्म होता है और अंधा युग यानी कि कलयुग शुरू होता है। अब दुनिया में कोई कृष्ण नहीं है जो इंसान को बचा सके। अब इंसान के पास एक फ्री विल है, फ्री विल ऑफ चॉइसेस। नरेटर कहता है, अब हम सब अश्वत्थामा हैं, अब हम सब उस अंधेरे में हैं, लेकिन एक उम्मीद की किरण अभी भी है। भारती जी कहते हैं कि भले ही कृष्ण चले गए, लेकिन उन्होंने हमें फ्रीडम दी है। द लाइन ऑफ फेट कैन बी रीड्रॉन बाय द विल ऑफ मैन। हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है। अब इस प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स और क्रिटिकल एनालिसिस भी देख लेते हैं, जो कि हमको एग्जाम्स में काफी हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले सिंबोलिज्म ऑफ ईच कैरेक्टर को देखते हैं। धृतराष्ट्र जो कि किंग ऑफ हस्तिनापुर है, वो पॉलिटिकल ब्लाइंडनेस को दिखाता है। ये वो लीडर है जो रिफ्यूज करता है देखने से फॉर द सेक ऑफ पावर। गांधारी जो मदर ऑफ कौरवास है, ये निहिलिज्म को दिखाती है। द रिजेक्शन ऑफ ऑल मोरल कॉड्स व्हेन हर पर्सनल लॉस इज एब्सोल्यूट। अश्वत्थामा जो सन ऑफ द्रोणाचार्य है, ये बीस्ट को दिखाता है। द डीह्यूमनाइज्ड सोल्जर को ये दिखाता है। युयुत्सु जो कि कौरवों का भाई था, ये द एलिनेटेड इंटेलेक्चुअल है। ये मैन ऑफ कंसाइंस है हु इज रिजेक्टेड बाय बोथ साइड। द गार्ड जो कॉमन सोल्जर्स हैं, ये सबाल्टर्न है। They represent the masses who suffer the consequences of the Great War without understanding its purpose. और जो कृष्ण जी हैं, ये भगवान है, द एथिकल एंकर है। ही इज द सेंटर दैट होल्ड्स, और एंड में ये सारे वायलेंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस प्ले को अक्सर एलिगरी ऑफ पार्टीशन भी माना जाता है। स्कॉलर्स लाइक आलोक बल्ला आर्ग्यूज दैट अंधायुग इज द मोस्ट कंपेलिंग मेडिटेशन ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये जो वॉर है कजन्स के बीच में, ये वायलेंस को दिखाती है और रेप्लिकेट करती है हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो वायलेंस हुआ था, जो एक टाइम पे नेबर्स थे पर लेकिन अब दो कंट्री के अलग अलग मेंबर्स होने लगे थे। जस्ट एज द कोड ऑफ ऑनर्स वर वायलेटेड इन द 1947 riots, the play shows characters breaking rules, King Drona and Ashwatthama attempting to kill the unborn. The guards' description of desolate corridors and meaningless movements reflect the displacement of millions of people जो कि पार्टीशन में एक देश से दूसरे देश अपने घर को छोड़ के जाने पे मजबूर हुए थे। हमको इसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म भी देखने को मिलता है। ये प्ले हेवीली रिलाई करता है यूरोपियन एग्जिस्टेंशियलिज्म पर। द गार्ड्स डायलॉग पैरेलल सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गॉडो, जैसा कि हमने पहले भी देखा। वो लोग वेट करते हैं और किसके लिए पहरा दे रहे होते हैं? एक ऐसे किंग के लिए जो कि खुद ही ब्लाइंड था, और एक ऐसे किंगडम के लिए जो कि आगे चल के मरने वाला था, और ये चीज एब्सोल्यूट थी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें ये जो ब्रह्मास्त्र है, ये एक मेटाफर है न्यूक्लियर वेपन का। व्हेन अश्वत्थामा रिलीजेस द ब्रह्मास्त्र, व्यासा वांट्स दैट नथिंग विल ग्रो on this earth for centuries. This was written in 1953 जब कोल्ड वॉर अपने हाइट पर था एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ फियर ऑफ न्यूक्लियर एनिलेशन। भारती uses the mythic weapon to comment on the modern capability of total destruction. तो दोस्तों, ये था अंधा युग। ये प्ले हमें क्या सिखाता है? वॉर का कोई भी विनर नहीं होता, दोनों साइड हमेशा हारती हैं। ब्लाइंडनेस सिर्फ आंखों की नहीं होती, कंसाइंस की भी होती है। फ्यूचर उन्हीं का है जो अपनी गलती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। इस प्ले ने इंडियन थिएटर्स को बदल कर रख दिया। सत्यदेव दुबे और अलकाजी जैसे डायरेक्टर्स ने इसे इमॉर्टल बना दिया। आज जब दुनिया में फिर से न्यूक्लियर थ्रेट और हेट्रेड बढ़ रही है, अंधा युग पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट हो चुका है। द थ्रोन्स ऑफ द एजेस वर एडॉर्न्ड बाय द ब्लाइंड। मुझे कमेंट से बताएं अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या फिर आपको नोट्स चाहिए। और अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए।
मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।